अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। बहुत लंबे मंथन के बाद समाजवादी पार्टी ने नेताजी मुलायम सिंह की विरासत यानी कि उनके निधन के बाद जो रिक्त हुई है सीट मैनपुरी की विरासत को लेकर परिवार में दावे प्रतिदावे चल रहे थे और अंततः बड़ी बहू डिंपल यादव को ये विरासत मिली है। समाजवादी पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है उसने ये निर्णय लिया है कि मैनपुरी में नेताजी की सीट पर उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, चुनाव लड़ेंगी। इस सीट को लेकर शिवपाल यादव की भी दावेदारी थी और तेज प्रताप यादव जो मुलायम सिंह के बड़े भाई के पोते हैं, मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं, तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू की भी दावेदारी थी। लेकिन अंततः डिंपल को यह टिकट दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल है, ये मैनपुरी उपचुनाव केवल एक उपचुनाव भर नहीं है, ये समाजवादी पार्टी और यादव परिवार की अग्नि परीक्षा भी है। परीक्षा नेताजी की शिक्षा की भी है। जो नेताजी मुलायम सिंह यादव पूरे परिवार को एक करने के लिए समय समय पर बुलाकर ये शिक्षा देते रहे हैं, क्या उस शिक्षा पर यह पूरा यादव कुनबा कायम रहेगा और मैनपुरी में एक साथ मिलकर बड़ी बहू को चुनाव लड़ाएगा, जिताएगा? ये बड़ा प्रश्न है। और मैनपुरी चुनाव का नतीजा भी इस बात को तय कर देगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी क्या अपना गढ़ बचा पाएगी, क्या उसकी स्थिति होगी। ये मैनपुरी का जो लोकसभा का उपचुनाव है ये तय कर देगा। एक और महत्वपूर्ण उपचुनाव रामपुर का होने जा रहा है। मोहम्मद आजम खां यहां से विधायक थे, 2 साल की सजा हेट स्पीच के मामले में उन्हें हो गई। आनंद फानन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें डिबार कर दिया, सदस्यता से वंचित कर दिया, सदस्यता से बर्खास्त कर दिया। उसके बाद आजम खां के वकील पी चिदंबरम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इतनी जल्दी क्यों, और रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी लगाने की बात की। आज शाम रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला दे दिया कि वो अपने पूर्व फैसले पर कायम है और आजम खां अब चुनाव नहीं लड़ सकते, उनकी सदस्यता रद्द रहेगी। ये फैसला आने के बाद अब क्या आजम खां के वकील या कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मूव होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नेताजी का निधन और आजम खां की राजनीति पर लगभग फुल स्टॉप। ये दो समाजवादी पार्टी के 2 वट वृक्ष, एक इस दुनिया से चले गए और दूसरे की राजनीति लगभग खत्म होने की स्थिति में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कैसे सरवाइव करेगी, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारी बातें हैं। मंथन आज इसी पर कि क्या यह चुनाव यादव परिवार की अग्नि परीक्षा होगा। अखिलेश यादव की पत्नी मुलायम सिंह की बड़ी बहू डिंपल यादव ने राजनीति में पदार्पण फिरोजाबाद का उपचुनाव लड़कर किया था और उस चुनाव में बुरी तरह वो हार गई थी। उसके बाद वो कन्नौज से लड़ी और एक मर्तबा तो ऐसा भी इतिहास उन्होंने बनाया कि अनअपोज्ड एमपी बन गई। हम लोगों ने सुना होगा कि भाई प्रधान बिना निर्विरोध हो जाते हैं, छोटे छोटे चुनाव में लोग निर्विरोध हो जाते हैं ज़्यादातर, या जहां पंचायत के चुनाव हमने बहुत सारे देखे। अभी एमएलसी के चुनाव जिसकी सत्ता रहती बहुत सारे लोग निर्विरोध करा लेते हैं, लेकिन सांसद का चुनाव निर्विरोध हो जाए भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है, एक इतिहास है। अभी भी इस इतिहास को लोग याद करते हैं। डिंपल यादव 2019 में चुनाव हार गई और उसके बाद से वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। आजमगढ़ उपचुनाव में जब अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी थी, उपचुनाव हुआ था, तो ये कहा जा रहा था कि डिंपल यादव वहां से लड़ेंगी, लेकिन अखिलेश यादव ने डिंपल को वहां मैदान में नहीं उतारा और धर्मेंद्र यादव वहां चुनाव लड़े। अंततः समाजवादी पार्टी के हाथ से वो सीट गई। इसी तरीके से रामपुर की लोकसभा सीट जो आजम खां के इस्तीफे से रिक्त हुई थी वो भी चली गई।
सबसे बड़ा सवाल बार बार यही उठता है कि किसी भी उपचुनाव में अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए। हाल में गोला गोकर्णनाथ के जो चुनाव परिणाम आए उसमें भी यही कहा गया कि अखिलेश यादव चुनाव में प्रचार करने नहीं गए, वो सीरियस नहीं लेते हैं चुनाव को, उपचुनाव की बातें बहुत सारी आई। और उसके बाद ये भी कहा गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के चाहे योगी जी हों, चाहे जितने नेता हों, वो चाहे मोदी जी हों, एक एक सीट को लेकर संघर्ष करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष में होने के बाद भी उतनी सीरियस नहीं है। मैनपुरी अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के परिणामों के साथ में चुनाव आयोग ने निर्णय लिया, इसी साथ में रामपुर, मैनपुरी, इस तरह जो बचे हुए उपचुनाव हैं इनको भी करा दिया जाए। इसके पीछे रणनीतिकार ये बताते हैं कि एक मंशा है कि गुजरात और हिमाचल के जो चुनाव परिणाम आते हैं उनका असर उपचुनावों में न पड़े और आगे न पड़े, या संसाधनों की बात होगी, एक साथ करने की बात होगी, ये सब सारी चीज़ें सोची गई होंगी, कहीं ना कहीं गुणागणित चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या अब अखिलेश यादव अब भी प्रचार करने नहीं जाएंगे? आजमगढ़ में वो गए नहीं, मैनपुरी में क्या जाएंगे? रामपुर में वो प्रचार करने गए नहीं, गोला गोकर्णनाथ में गए नहीं, अब क्या करेंगे वो? सबसे जो अंदर खाने की बात है, शिवपाल सिंह यादव नेताजी के निधन के बाद कई बार ऐसा संकेत वो दे चुके थे। अभी पिछले दिनों वो संभल में कल की पीठ के कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि मुझे इंतजार है कि अखिलेश यादव कोई जिम्मेदारी उन्हें दें। तब ये संकेत और संदेश आ रहे थे कि शायद शिवपाल यादव मैनपुरी से नेताजी की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अंदर जो चीजें चल रही थी उससे स्पष्ट है कि अखिलेश यादव अपने पिता की विरासत परिवार में और किसी को देना नहीं चाहते। वो ये संकेत और संदेश देना चाहते हैं कि मुलायम सिंह के वो इकलौते वारिस हैं, इकलौते, सिर्फ, ना उसमें किसी भाई का, न किसी भतीजे का, न किसी नाती का, न किसी पोता का, न किसी अन्य रिश्तेदार का कोई हिस्सा नहीं। ये संकेत साफ डिंपल यादव को उतार कर उन्होंने साफ तौर पर यह बात को कह दिया। शिवपाल अभी भी कोई उम्मीद लगाए बैठे होंगे तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो उनका निजी मामला है, उम्मीद लगाना ना लगाना। लेकिन आज उन्नाव में शिवपाल यादव थे, वो उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ये जो टिकटों की घोषणा हुई, इसके बाद लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी का राज्य मुख्यालय है वह हमारे राजनीतिक संपादक शबी हैदर मौजूद थे। उन्होंने संतोष यादव सनी जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और अन्य कार्यकर्ताओं से बात की। कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, नेताओं ने क्या कहा, इसे सुनिए। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को साफ कर दिया है। डिंपल यादव चेहरा होंगी समाजवादी पार्टी का, चुनाव लड़ेंगी, और संतोष यादव सनी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। संतोष जी, सबसे पहले आप इस लड़ाई को किस तरीके से देख रहे हैं, मैनपुरी लोकसभा? देखिए, मैनपुरी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की आदरणीय पूर्व सांसद डिंपल यादव जी प्रत्याशी घोषित हुई हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे वोटों से उनकी जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि मैनपुरी नेताजी का क्षेत्र गढ़ और इस वजह से उनकी जीत सुनिश्चित है और जनता भी चाह रही थी। जी, तेज प्रताप यादव का नाम चल रहा था कि तेज प्रताप वहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या कारण आप मान रहे हैं, क्यों तेज प्रताप यादव को चेहरा ना बना कर डिंपल यादव को चेहरा बना? अब तो प्रत्याशी घोषित हो गए और पार्लियामेंट कमेटी ने घोषित किया है और सब पार्टी के लोग और वहाँ की जनता बहुत खुश है माननीय डिंपल यादव जी के प्रत्याशी घोषित होने पर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई आप नाम आता है तो उसको किस तरीके से देखेंगे? हमें हमारा प्रत्याशी मिल गया, हम लोग उसी में खुश हैं और जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, अपर्णा जी का नाम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी, हम लोग खुश हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पार्लियामेंट कमेटी ने जो निर्णय लिया, माननीय डिंपल यादव जी प्रत्याशी बनी, उससे हम सब समाजवादी और खासतौर से वहाँ की जनता खुश है। लड़ाई को सर किस तरीके से देख रहे हैं? टफ है, सहानुभूति लहर है? लड़ाई होती है, लेकिन नेताजी की परंपरागत सीट है, हम लोग जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। जी बिल्कुल, परंपरागत सीट है, अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये कहना है संतोष यादव सनी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और रणनीतिकार माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के। लखनऊ में कैमरा पर्सन राहुल के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर। कार्यकर्ताओं से भी शबी हैदर ने बात की, जो आम कार्यकर्ता है वो भी जरा सुनिए। डिंपल यादव जी को टिकट मिला है, बहुत बहुत बधाई है। और
एक जो है उस महिला को टिकट मिला है कि जो हर समाज की बात करती हैं और हर समाज को साथ लेके चलती हैं और सादगी की प्रतीक हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पूरी पार्टी को बधाई देता हूं। और डिम्पल यादव जी की ऐतिहासिक जीत होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में उतना वोट से कोई चुनाव नहीं जीता होगा। 5 लाख के ऊपर से चुनाव की इस बार जीत होगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला है बहुत अच्छा फैसला है। यह पार्टी के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव जी के मैनपुरी चुनाव में उनको टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह बढ़ गया है और मैनपुरी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सम्मानित मतदाता आदरणीय डिम्पल यादव जी को एक एक वोट देकर उनको भारी मतों से विजयी बनाकर स्वर्गीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। साइकिल पूरे प्रदेश में चलाए हैं, पैदल यात्रा भी चले हैं 1250 किलोमीटर। अब मैनपुरी में चुनाव है, डिम्पल जी को टिकट मिला है, धरती सीट है, वहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी। नेताजी के अभी नेताजी की वो धरती वो मैनपुरी पे नेताजी का जो अभी ये चुनाव है अब देश बचाने और देश बनाने के लिए बड़ा काम करेगा। अब इस बार उनका कुछ चलेगा नहीं, ये बेईमान लोग का बेईमानी नहीं चल पाएगी। समाजवादी पार्टी की अलख जगाने वाले ये कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि मैं लगातार साइकिल से यात्रा करता हूं। वो कह रहे हैं ये जो मैनपुरी का उपचुनाव होगा इसका नतीजे जो होंगे वो देश बचाने और देश बनाने की दिशा और दशा तय करेंगे। एक देश बनाने के लिए राहुल गांधी निकले हुए हैं और ये कह रहे हैं, मुझे लगता है सारे यात्री ऐसी बात करते हैं, करना भी चाहिए, वो चाहे ये समाजवादी पार्टी के ये साइकिल यात्री हों या राहुल गांधी हों। देश बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐतिहासिक जीत की बात ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी और जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ बहुत भारी मतों से डिम्पल यादव जीतती हैं तो ये अपने आप में एक संकेत और संदेश जाएगा। मुझे लगता है जो उपचुनावों से एक तरीके से निराश हुए हैं कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के लोग और नेतृत्व पर जो लोग अंदर अंदर उंगलियां उठा रहे हैं उनको एक जवाब मिलेगा। हालांकि ये धरती पुत्र की सीट है, एक बात तो तय है कि सिंपैथी यहाँ नेताजी की मिलने की पूरी संभावना है। उनके परिवार के जो उनकी वारिस, उनकी विरासत को संभालने डिम्पल यादव आ रही हैं। शिवपाल यादव ने क्या कहा, उन्नाव में थे आज वो वकीलों के बीच में, वो भी सुनिए। फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक की प्रतिक्रिया भी जानिए। आज सूचना जारी हुई है। वैसे तो देखिए जो सवाल आपने छोड़ा है मुझे तो पता नहीं, आपके द्वारा जानकारी हो रही है, मुझे तो मेरी जानकारी में नहीं है। हमारी पार्टी देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है। अभी तो आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है, अब आज सूचना आज से जारी हुई है। अब जब भी 2-3-4 दिन में आपको सब बुला करके, लखनऊ बुला करके या कहीं बुला करके आपको सब कुछ है आपकी जानकारी में आ जाए। ये भी सब कुछ आपको 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब भी देखिए हमारा पार्टी है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, हमारे पदाधिकारी भी हैं, सभी हैं। लेट नहीं हो जाएगा सारी। अब एक चर्चा ये भी है कि भाजपा अपर्णा यादव पे मोहर लगा सकती है। अब ये बातें हम कैसे बता दूं तुमको, हम कैसे बता दूं? अध्यक्ष जी, रामपुर सीट पर आजम खां की सदस्यता रद्द हुई है, तो इसमें आज निर्णय आना है। तो वो तो कोर्ट में आना है निर्णय, तो कोर्ट का निर्णय का इंतजार करो। अच्छा, निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिम्पल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई और फिर जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गए। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। तो लेकिन उसके बाद भी जब पार्टी का विस्तार हुआ तो फिर माने बाप के बाद बेटा ही आया। माने मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश जी का ही नंबर आया, वहां शिवपाल को भी पार्टी भूल गई।
और अब जब मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा है तो मुलायम सिंह जी की विरासत के नाम पर जिस प्रकार से श्रीमती डिंपल यादव जी को लाए हैं, तो उस पर मेरा इतना ही कथन है कि चूंकि अखिलेश जी के बेटा और बेटी एक ही उम्र चुनाव लड़ने लायक नहीं है, तो नहीं तो उनको लाते। तो अब बेटा बेटी चुनाव लड़ नहीं सकते, तो इसलिए अपनी पत्नी को टिकट दे दिया है। जबकि धर्मेंद्र और तेज प्रताप जो कि वहां पर 2 उम्मीदवार उनके परिवार से ही थे, तो उनको भी दरकिनार कर दिया। परिवार को दरकिनार करके वंशवाद के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है, यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। और लेकिन शायद यह भूल गए हैं कि इस बार मैनपुरी की जनता वंशवाद के नाम पर वोट नहीं करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी और मैनपुरी में कमल खिलेगा। सांसद जी खुद ही लग रहा क्या कहना चाह रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि परिवारवाद किया है, कभी वंशवाद किया है, कभी जातिवाद किया है। बड़ा कंफ्यूजन में दिखे सांसद जी। खैर, उनका बयान है, वो कह सकते हैं। मंथन शुरू करते हैं, मेहमानों का परिचय कराते हैं आपसे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुत ही संजीदा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। शशांक यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमने परिचय कराया आपका। शशांक यादव एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत नाप तोल कर बोलते हैं। बहुत स्वागत शशांक भाई, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। सुभाषपा से सुहेलदेव समाज पार्टी से उमेश यादव साहब जुड़े हैं। उमेश जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका। जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट राघवेंद्र सिंह राजू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। और बिलाल सब्जवारी साहब, जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत बिलाल भाई, बहुत अभिनंदन आपका। धर्मेंद्र यादव शायद कुछ कह रहे हैं। ये लगातार हमने मेहमानों का परिचय आपसे कराया। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमानों से सवाल करते हैं। मंथन की शुरुआत डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में मैनपुरी उपचुनाव में उतार दिया। बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है, आप भी जानते हैं, आपके लिए भी है और समाजवादी पार्टी के लिए। तो मैंने जो आपने मेरी भूमिका को अगर सुना होगा तो मैंने बता ही दिया कितना महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव पर, उनके नेतृत्व पर उंगली उठी है, तमाम चीज़ें उसमें हो रही हैं। बीजेपी के का कौन चेहरा होगा, ये भी चर्चा है कि क्या डिंपल के जवाब में अपर्णा को कहा गया था, लेकिन शायद उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो बीजेपी इस मैनपुरी उपचुनाव को किस तरह ले रही है डॉक्टर साहब? देखिए, बीजेपी देश में होने वाले छोटे बड़े हर चुनाव को सीरियसली लेती है और बीजेपी के बारे में तो सभी पक्ष या विपक्ष सभी लोग ये कहते हैं कि बीजेपी तो हमेशा चुनाव के ही मूड में रहती है। तो हमारा तो संगठन ही सेवा और उसका काम ही है कि देश की सेवा करना, जनता की सेवा करना। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनाव लड़ करके जीत कर। डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए हैं। आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच रही है, कोई व्यवधान है? अनम्यूट करिए डॉक्टर कौशल कांत जी। मेरी आवाज जा रही है? हाँ, अब दर्शक सुन रहे हैं, कंप्लीट करिए अपनी बात को। हाँ, मैंने ये कहा कि मैनपुरी जो माननीय मुलायम सिंह जी का गढ़ था, वहां से डिंपल यादव को टिकट का दिया जाना हो सकता है आप लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात, तो हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि हमें यकीन था कि यही होने वाला है। क्योंकि ये जो पार्टी है, मेरे लिए भी कोई आश्चर्य नहीं था भाई। जो भी पार्टी होगी अपने सबसे मजबूत व्यक्ति को उतारेगी, एक मजबूत नेता की सीट पर मजबूत व्यक्ति उतारेगी, तो मुझे भी कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब बोलिए। मजबूत होना चाहिए ना, मजबूती यहाँ तो परिवारवाद की मजबूती है। कार्यकर्ता तो छोड़िए, उनकी ताकत परिवारी ही है तो परिवारी लाएंगे ना। आपकी ताकत परिवार नहीं होगी। मैं अभी शशांक जी से बात करूंगा, आप बोलिए। बोलिए डॉक्टर साहब। करने दीजिए तो ही ठीक रहेगा। ठीक है, वहां समाजवादी पार्टी के बारे में तो सिर्फ ये कह सकता हूं, न चाचा न दादा न कार्यकर्ता, सिर्फ मियां बीवी और बच्चा।
और यही एग्जाम्पल आपने देखा था जब अखिलेश जी आए थे, वो कौन सी युवा पार्टी से आए थे, उन्होंने कौन सा आंदोलन किया था, वो किस तरीके से समाज सेवा करते थे समाजवादी पार्टी में। लेकिन चूंकि उनकी एक क्वालिफिकेशन थी कि वो मुलायम सिंह जी के बेटे थे, इसलिए वो आए और सीधे मुख्यमंत्री बने और आज सपा के चीफ बने। अब उनकी वाइफ है डिंपल जी, वो बन रही है क्योंकि वो सबसे सिक्योर सीट मानी जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, उसके लिए सारी सीटें सिक्योर्ड है। जनता को डिसाइड करना है कि उसे किसे चूज करना है। तो मुझे लगता है कि ये उनका आंतरिक मामला, उन्होंने जो डिसीजन लिया, पर भारतीय जनता पार्टी पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से हर चुनाव लड़ती है और इसे भी लड़ेगी, और वहां की जनता ही डिसाइड करेगी कि जीत किसकी होनी है। ठीक बात है, ठीक बात। शशांक जी, भाई कौशल जी कह रहे हैं कि उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उनको पता ही था कि भाई परिवार का कोई आएगा। परिवार के अंदर भी महापरिवारवाद, कि भाई धर्मेंद्र भी दावेदार, तेजू भी दावेदार, शिवपाल जी भी चाह रहे थे। अब विरासत कहा कि भाई बड़ी बहू को ही विरासत मिलेगी। 26-27 विरासती लोगों का तो सूची हम लोग पहले ही जारी कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं डॉक्टर साहब को भी सुन रहा था, उससे पहले सांसद जी को भी सुन रहा था। एक ही सुर बोलते हैं। भाजपा की यह खासियत है कि परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद, वो कहते हैं एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान, उसी तरह बोलते हैं। भी कहते हैं, भाषण भी एक ही तरीके देते हैं। ये कहते हैं, हम कहते हैं कि हम हमारे दो गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं, तो हम भी कह सकते हैं इनके लिए। और दूसरी बात, तहसीलदार सिंह से इन्होंने शुरुआत करी थी, याद होगा आपको जी। नेताजी के खिलाफ तहसीलदार सिंह साहब को लाए थे ये जी। जिन 265 लोगों को टिकट दिया इन्होंने, वो परिवारवाद के तो नहीं दिया, लेकिन 265 लोगों के एडीआर में देखिए पूरे आपराधिक इतिहास भरा हुआ है। इनके पास अपना कैंडिडेट तो कोई है नहीं। इन्होंने जितने भी जीतने वाले कैंडिडेट दिए सारे के सारे आयातित। मेरे लखीमपुर जनपद में ही 8 विधायक हैं इनके, 7 दूसरे दलों के, 3 हमारे। आप लोगों ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन वहां फिर भी बहुत भयानक तरीके से हार हुई आपकी। नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ, भयानक हार नहीं हुई, क्योंकि ये कहा गया कि अखिलेश यादव झांकने नहीं गए वहां, वो सीरियस नहीं लेते हैं चुनाव, विपक्ष भी उंगली उठाता उनके ऊपर जी। आप ना बोलो ये झांकने आंकने वाले शब्द, आपको नहीं बोलने चाहिए। ये बोले, भाजपा वाले बोले तो ठीक है। कह रहे हैं ये लोग, मैं बिल्कुल ये कह रहे हैं कि वहां झांकने नहीं गए, देखने नहीं गए। देखिए, शब्दों की एक मर्यादा होती है, वो आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको अब दूसरी तरीके से लीजिए। सबसे सेफ कैंडिडेट कौन होता? मैनपुरी में नेताजी के लिए होते माननीय अखिलेश जी खुद लड़ते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सांसद रह चुके थे, आजमगढ़ की सीट को छोड़ा, लेकिन उन्होंने वहां पर नेता प्रतिपक्ष होना ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी को समझा। और आप बात आ गई डिंपल जी की, आप ये देखिए कि इस चुनाव में जो पैटर्न निकल के आ रहा है, महिला भागीदारी जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से 6 से 7% महिला वोटों का परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा हो रहा है, तो एक सिंसियर महिला नेतृत्व को उभारना भी जरूरी था। और जब नेताजी से जुड़ा हुआ जो एक भावनात्मक लगाव है जनता का, जनता की मांग पर, भाई वो धर्मेंद्र जी को भी कह सकते थे, अगर इन्हीं की बात मान ले, परिवारवाद की ही बात मान ले, तो ये चीजें तो ऑन डिमांड आती है ना सर। तेज प्रताप जी का नाम चला, धर्मेंद्र जी का नाम चला, पार्टी भी अपना वो कर सकती है। आज जब अखिलेश, अगर ये पत्नी को ही लड़ाने की बात होती, तो आजमगढ़ में जब सीट खाली करी थी तब वहां पर डिंपल जी को नहीं लड़ा सकते थे। आप इसको चीज को समझने की कोशिश करिए, जहां पे 10 सीटें हमारी जीती हों। तो ये सब कहने की बातें हैं। पार्टी नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के एक अच्छा फैसला किया है। एक गंभीर और शालीन हमारी सांसद जी रही हैं, उनको प्रत्याशी के रूप में, नेताजी की विरासत के रूप में चुना है। मुझे लग रहा है कि जनता इस फैसले को सम्मान करेगी। एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे दोनों राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, उनसे भी इस चुनाव के मसले पर समझेंगे। शशांक जी ने मेरे एक शब्द पर आपत्ति जताई। मुझे लगता है जो झांकना शब्द हमने बोला, ये हो सकता है कि उनके यहाँ कुछ और समझा जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ वो जो अवध में कहा जाता है कि झांकने नहीं गए, इसका मतलब वहां देखने तक नहीं गए। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल
बोलो जुबान केसरी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के निधन से जो सीट मैनपुरी रिक्त हुई है, क्या वो समाजवादी पार्टी और यादव परिवार के लिए अग्नि परीक्षा होगी? ये बड़ा सवाल है। मंथन हम आज इसी पर कि क्या ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया संकेत और संदेश ये चुनाव देगा, विपक्ष की राजनीति को की दशा और दिशा बताएगा। ये बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भाई ये उनका इंटरनल मामला है। हालांकि परिवारवाद और तमाम मुद्दों पर उन्होंने घेरने की कोशिश भी की समाजवादी पार्टी को। विरासत मुलायम सिंह की बड़ी बहू को मिली है। बिलाल सब्जवारी साहब के पास जाते हैं। बिलाल साहब, इस मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की प्रत्याशिता को, दावेदारी को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया, मौजूदा मुखिया अखिलेश यादव चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव का जो प्रतिनिधित्व है उन्हीं के पास रहे। ये बात ठीक है, जैसे आपने दोहराई भी थी अपनी कमेंट्री के माध्यम से, और इसी वजह से उन्होंने अपनी वाइफ डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा, ताकि जो एक इमोशनल और सेंटिमेंट भाव है इस सीट का वो बना रहे उसी परिवार के साथ। लेकिन यहाँ ये समझने की जरूरत है कि ये भाव, जिस भाव के तहत यहाँ पर डिंपल यादव को उतारा गया है, क्या ये भाव आजमगढ़ में अखिलेश यादव के लिए मौजूद नहीं था, जहां धर्मेंद्र यादव हार गए? और क्या इस भाव पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की जो इंटरनल टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी वो हावी नहीं रही? यहाँ ये भी देखना पड़ेगा, अगर आप प्रत्याशी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि क्या कन्नौज और फिरोजाबाद में डिंपल यादव नहीं हारी? देखिए, ये सारा अपनी जगह है, भाव का होना अपनी जगह है। मुलायम सिंह यादव एक बड़ी कद्दावर शख्सियत थे, नो डाउट, और उनके साथ सेंटिमेंट का जोड़ा होना उस पर्टिकुलर सीट से, मैनपुरी से, स्वाभाविक है। लेकिन बहुत सारी जगह में ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज होती है जो समय समय पर और वक्तन फवक्तन भाव पर अक्सर हावी हो जाती है। अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी अपने कार्ड्स को किस तरह से प्ले करती है। क्या बहुजन समाज पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है? क्या बहुजन समाज पार्टी पूर्व में, अगर आप भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी की टैसिट अंडरस्टैंडिंग को अगर ध्यान में रखें, साथ ही साथ शिवपाल यादव का जो रवैया, रुख जो सामने आया है उनके बयान के माध्यम से, वो खुल के नहीं बोल रहे हैं, तो क्या ये इंटरनल मैकेनिज्म कोई नई चीज पैदा कर सकता है?
तो ये सब चीजें देखने की हैं कि सब कुछ मायावती पर निर्भर करेगा कि मायावती किस तरह से इस मैनपुरी सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारने का फैसला लेती है या नहीं लेती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और समझने की है कि मौजूदा विधानसभा चुनाव हारने के बाद जिस तरह से मायावती एक ब्राह्मणों के माध्यम से पूरी पॉलिटिकल इक्वेशन ड्राइव किया करती थी, उसमें एक पॉलिटिकल शिफ्ट आया, डायनेमिक्स चेंज हुई है। अगर आप हाल ही में एक बड़ा डेवलपमेंट देखें बहुजन समाज पार्टी के अंदर, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश खासतौर से सहारनपुर के एक नेता होते हैं इमरान मसूद, उन्होंने हाल ही में ज्वाइन की है बहुजन समाज पार्टी, और वो समाजवादी पार्टी से उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई और बसपा में चले गए। और जिस तरह से वो बसपा के लिए एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, चाहे वो दारुल देवबंद हो, चाहे सहारनपुर के मदरसे हो, चाहे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के वो धार्मिक उलमा जो वो रामपुर में भी हैं, इन दिनों रामपुर में भी हैं, वो खूब मशक्कत कर रहे हैं रामपुर में, वहां भी उपचुनाव होने जा रहा है जी। तो जिस तरह से वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये बताता है कि बसपा की पॉलिटिकल रणनीति में भी बदलाव हुआ है, वो एक बार फिर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ रही है। तो क्या मायावती अपना स्टेक यहाँ पर बना के रखना चाहती है, क्या नहीं चाहती? कल का अगर आप ट्वीट देखें मायावती का, तो वो डबल मीनिंग है, वो प्रत्याशी उतार भी सकती है, नहीं भी उतार सकती, हालांकि इस पर उनके यहाँ मंथन का दौर जारी है। और मायावती, भारतीय जनता पार्टी और शिवपाल, ये तीनों मिलकर स्ट्रेटेजिकल उस भाव पर कितने हावी हो सकते हैं, ये देखने की बात है। अदरवाइज भाव के एतबार से, सेंटीमेंट के एतबार से तो माहौल समाजवादी के पक्ष में जाता है, लेकिन स्ट्रेटेजी अगर सही पड़ गई तो मुश्किल हो सकता है। सुभाषपा ने भी प्रत्याशी उतार दिया है वहां पे, ओम प्रकाश राजभर। मुझे लगता नहीं कि राजभर का कोई जनाधार वहां पर है। जी जी, तो इसीलिए मैंने एक आपको बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कोट किया था कि जिस तरह से गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ में चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को दूसरे प्लेस पर रखा था, भाजपा जीत गई थी। तो ये सब देखने की चीजें हैं कि बसपा अपना कार्ड किस तरह से प्ले करती है, और बसपा अगर नहीं प्ले करती तो दलित वोट क्या भाजपा में शिफ्ट करेगा या फिर कहां जाएगा? साइलेंट तो रहेगा नहीं, जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ये सब चीजें देखने की हैं। ये कहना कि सेंटिमेंट एकदम हावी हो जाएगा, ये मैं उसको एग्जैक्टली नहीं मानता। और अगर आप 2019 की भी बात करें, तो 2019 का चुनाव से पहले वाला जो पूर्व में चुनाव था, उसमें मुलायम सिंह का जीत का मार्जिन भी घटा है, माफ कीजिएगा। तो ये सब चीजें देखने की है, काफी घटा जी, ये सब चीजें देखने की है। तो भावनात्मक तौर पे तो लगता है कि सेंटिमेंट जो होता है, आप तौर पर मुलायम सिंह यादव का एक बड़ा कद रहा है, राजनीति में उनकी अपनी हैसियत रही है, समाजवादी पार्टी के वो जनक माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें खासतौर से पिछड़ों के बीच में और यादव के बीच में पूजा जाता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के बाद जिस तरह से अखिलेश को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करने की जरूरत थी, जिस तरह से संघर्ष करने की जरूरत थी, जिस तरह से अपने अंदर डायनेमिज्म पैदा करने की जरूरत थी, उसमें मेरे को लगता है वो चीज पैदा नहीं हो पा रही है जिस चीज के लिए मुलायम सिंह जाने जाते हैं। ठीक बात है। बिलाल साहब ने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, एक सेंटिमेंट और स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी जबरदस्त रहेगी, सेंटिमेंट तो है ही है। नेताजी बहुत जमीनी नेता थे, धरतीपुत्र थे, और उनका एक अपना ओरा था, और आज भी उनके परिवार को लोग वहाँ सम्मान करते हैं। शशांक जी, आपको क्या लगता नहीं कि बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी जो जिस स्ट्रैटेजी की बात इन्होंने की, और अब सुभाषपा के हमारे साथी उमेश यादव जुड़ गए हैं, सुभाषपा के नेता हैं, हमने उन्हें डिबेट में आमंत्रित किया था, और मैं आज उनसे पूछना चाहता था कि भाई वहाँ मैनपुरी में क्या जनाधार है उनका, तो ये सवाल लेंगे। लेकिन आपको स्ट्रैटेजी और सेंटिमेंट जो ये बात कही बिलाल साहब ने, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं शशांक जी? स्ट्रेटजी को भी देख रहे हैं। यहाँ एक चीज डिबेट में बड़ी मजेदार चीज मैं देख रहा हूँ जी, कि कांग्रेस के फैक्टर को कोई भी आदमी अपने कंसिडरेशन में नहीं ले रहा। आप ये मान सकते हैं गुजरात वाली हालत है क्या? गुजरात में भी कांग्रेस को कोई कंसीडर नहीं कर रहा। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, पैन इंडियन आप पूरी भी आप लेंगे तो एक अपोजिशन की भूमिका में कांग्रेस का नाम आगे निकल के आता है, और बाद में सारे दूसरे लोग निकल के आते हैं। उत्तर प्रदेश में वही भूमिका एक
भाजपा के बरखिलाफ एक ऑनेस्ट अपोजिशन की भूमिका में समाजवादी पार्टी है। इसमें तो मेरे ख्याल से पैनल के जितने लोग बैठे हैं वो कोई उसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं। मायावती जी का स्ट्रेटजी क्या होता है, बीजेपी क्या स्ट्रेटजी करती है, तो ये तो जो आपके बरखिलाफ है उनको तो पूरा अधिकार है, कोई भी स्ट्रेटजी करे, वो कैंडिडेट लड़ाए, वो कैंडिडेट ना लड़ाए, वो अपना वोट शिफ्ट कराए, तो ये सब अब तो सारी चीजें जनता के पब्लिक के डोमेन में है। किस रूप में प्रशासन का किस तरीके से इस्तेमाल होता है, आपने गोला उपचुनाव की बात करी थी, वहां पर भी तो भारतीय जनता पार्टी ने एक 25 साल 9 महीने के जो लड़का था, जो 26 का पूरा नहीं हुआ, अरविंद गिरी का बेटा, जबकि पुराने लोग बैठे हुए थे जिन्होंने 50 साल लगा दिए भारतीय जनता पार्टी में, 30-40 जो जेल में गए, इमरजेंसी में बंद हुए, उनको टिकट नहीं दिया था, जबकि उन्होंने 4-4, 5-5, 6-6 आवेदन भी आ गए थे। तो वो हर पॉलिटिकल पार्टी बोलने को भाजपा प्रवक्ता कुछ भी बोले, गोला का अभी उपचुनाव हुआ, वहां जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली प्रधानों पर दबाव बनाया गया, जिस तरीके से वहां पर कोटेदारों पर दबाव बनाया गया, तो ये एक सत्ता के उपचुनाव में होता है। और हमेशा नॉर्मली सत्ता का जब उपचुनाव होता है, ये हम ही लोग हैं कि जिन्होंने फूलपुर का, नूरपुर का और गोरखपुर का उपचुनाव जीता था सत्ता के रहते हुए। यहाँ पर स्टेज थोड़ी सी डिफरेंट है, नेताजी की विरासत को लड़ने का भावनात्मक फीलिंग एक वहां पर है भी, और कम से कम क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं ये लगभग एक्सपोज्ड है कि बीजेपी यहाँ गोला के उपचुनाव में एक बड़ी संख्या में दलित वोटों ने हमें समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी हमको 30-40 हजार से ज्यादा का नहीं मान रही थी अपनी इंटरनल रिपोर्ट में, और हम 1,90,91 हजार के पास पहुंचे हैं। एक बहुत बड़ा 4% वोट हमारा बढ़ा है, इनका वोट 6% बढ़ा है, क्योंकि दोनों दल कांग्रेस और बीएसपी नहीं थी। तो जो चीजें आप कहते रहो, पार्टी अपनी जगह पे सीरियस है। और एक चीज जरूर हुई, हाँ ये ईमानदारी की बात है, हम लोग भी चुनाव के बाद हमें लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहले एक था कि उपचुनावों में पार्टी ये मानती थी कि उपचुनाव में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नहीं जाएंगे, एक होता है, सेंटिमेंट्स होते हैं लोग, लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मोड में जिस तरीके से अपने मुख्यमंत्री तक को उतारने में पीछे नहीं रहती, 40-40 मिनिस्टर हमारे यहाँ स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे, तो जाहिर सी बात है कि अब हम वो चूक नहीं करेंगे, हम जो भी ताकत लगा सकते हैं पूरी ताकत लगाएंगे और नेताजी की विरासत को संभाल के रखेंगे। शशांक जी, लग नहीं रहा कि देर हो गई थोड़ी, क्योंकि अब डिंपल यादव हैं तो जाएंगे ही अखिलेश जी, अब तो ऐसा नहीं कर सकते हो, कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा वहां पे। ये देर की बात नहीं है, ये ये जो एक इंटरनल जो हुई कि अब जो लग रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी परमानेंटली इलेक्टोरल मोड में है और वहां पर लगातार वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है, और जब हम ईमानदारी से एक ऑनेस्ट अपोजिशन की भूमिका को निभा रहे हैं, तब हम भी अपनी तरफ से जितने भी एफर्ट्स हो सकते हैं उनमें कोई कमी छोड़े। कई उंगलियां उठ रही हैं, कई उंगलियां इस पर उठ रही हैं। कौशल कांत जी को ले लेते हैं। कौशल कांत जी, आप अपनी जो आपको कहना वो बोलिए। और एक और सवाल आपसे इसी में सब्सिडरी में दे रहा हूं आपको। राघवेंद्र जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं, लेकिन आप कौशल जी बोलिए। इन्होंने कहा कि भाई अरविंद गिरी के बेटे को आपने टिकट दे दिया, तो उन्होंने भाई सेंटीमेंट, आप अगर आपसे कहा जाए तो आप कहोगे भाई उनके पिता का निधन हुआ था, सेंटीमेंट पे इसलिए दे दिया, तो उन्होंने भी भाई अपनी बहू को दे दिया। फिर क्या आप में उनमें क्या अंतर रहा? फिर दुर्गेश जी, मैं शशांक जी की बात सुन रहा था और उन्होंने पहले बार में कुछ चीजें बोली थी। गुंडा एक इशू था, दूसरा इशू उन्होंने उठाया था महिला, और तीसरा इशू उठाया था मजबूत नेता। और उसमें अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश ही जानता है, जिसके लिए बीएसपी ने नारा बना दिया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। तो वो अगर गुंडों की बात करते हैं तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। और महिलाओं पर जो समाजवादी पार्टी का रुख रहा है कि लड़कों से गलती हो जाती है, उस रुख वाली पार्टी महिला रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रही है। और तीसरी बात, इन्होंने बोला मजबूत नेता। मजबूत नेता अगर होता है तो उसको कोई भी एरिया मिल जाए वहां मजबूती से जीत के आता है। और वहीं पे डिंपल जी फिरोजाबाद और कन्नौज में हारी, और उसके बाद वो मजबूत नेता इतना मजबूत है कि अपने गढ़ में, अपने ससुर, अपने पिताजी के गढ़ में लड़ रहा है। और उसके बाद जैसा अभी बिलाल साहब ने कहा, उसके बाद भी अगर वो गढ़ में लड़ रहा है तो खतरा इस बात का है कि कहीं वो हार ना जाए। ठीक बात है। तो यहाँ पर ये तीनों बातें धराशायी होती हैं। ठीक बात है। और एक आखिरी बात कह के, बिलाल साहब ने बोला था
कि मायावती और मुलायम सिंह, आपको याद करिए वो समय ये था कि जब एक नारा बना था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब आज का समय है कि गए मुलायम काशी राम, केवल रह गए जय श्री राम। तो जय श्री राम का समय है और मैनपुरी की जनता चला को गया ये उनको डिसाइड मत करना कोसिए, है। अब छोड़ दीजिए भाई, जो चला गया दुनिया से, नेताजी भी नहीं, काशी राम जी नहीं, छोड़ दीजिए, मैंने बहुत छोड़ दीजिए, छोड़ रिस्पेक्टफुली दीजिए। और बहुत इज्जत से राम बोला राम है। सबके हैं, राम केवल आपके नहीं, राम सबके हैं, राम कण में हैं, राम अणु अणु में हैं। बिलाल साहब बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उमेश यादव को लेते हैं और फिर राघवेंद्र जी के पास जाते हैं। उड़ा रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उस आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल का मतलब कोई ठीक है, ठीक है। कौशल जी, शशांक जी आ रहे हैं आपके पास, शशांक जी आ रहे हैं, राघवेंद्र जी को शामिल करते हैं। बिलाल साहब आप कुछ कह रहे हैं, नहीं तो राघवेंद्र जी के पास जाते हैं। राघवेंद्र सिंह जी, जी बोलिए बोलिए, बिलाल साहब बोलिए। हाँ जी, दुर्गेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि जब जो हाल ही में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, मौजूदा विधानसभा चुनाव हुआ था, तो वहां पर जो समाजवादी पार्टी ने जो बाउंस बैक किया था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि पंचायती राज चुनावों के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था समाजवादी पार्टी ने। वो टर्निंग पॉइंट बना था समाजवादी पार्टी के लिए, और पंचायती राज चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय का अंतर नहीं था, तो उसकी वजह से समाजवादी पार्टी एकदम फाइट में नजर आई थी। तो ये जो मौजूदा चुनाव है, इसमें और लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस टाइमिंग फैक्टर को समझने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के साथ भाव जोड़ा होता, तो वो आजमगढ़ में क्यों नजर नहीं आया भाव, यही क्यों नजर आएगा वो भाव। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। शशांक जी एक 10 सेकंड का जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि डिबेट ही आप ही लोगों के इर्द गिर्द होती जा रही है। बोलिए भाई, आजमगढ़ में क्यों नहीं भाव आया? आजमगढ़ के भाव में, आजमगढ़ में कौन सा सिंपैथी फैक्टर था? आजमगढ़ में तो चुनाव अखिलेश जी ने सीट खाली करी, और सीट खाली करने के बाद एक दूसरा प्रत्याशी आ गया। परिस्थितियां विपरीत हैं। गोला का चुनाव भी किसी एक बड़े लीडर की, चाहे वो सपा से ही हमारे 3 बार विधायक थे, बाद में 2 बार भाजपा से रहे, उनकी डेथ पे चुनाव हुआ। मैनपुरी में चुनाव, यहाँ इस तरह के चुनाव में थोड़ा सा अंतर होता है। इस तरह के चुनाव को आप आजमगढ़ के और मैनपुरी के चुनाव को एक साथ नहीं जोड़ सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक जैसे मैंने गोला के उपचुनाव में कहा कि नेताजी के जाने के बाद हमारे वर्कर्स, जिस चुनाव को 30,000 और 40,000 में समेटा जा रहा था, वर्कर्स ने बिना कुछ कहे, बिना किसी डिमांड के जिस तरीके से जुटे आके, तो मेरा भी अपना मानना है कि हर सत्ता, हर दल की ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। और आपने पहले अपने डॉक्यूमेंट्रीज में भी दिखाया, वर्कर्स ऑन अपने उस पर कैंडिडेट, एक बार को डिंपल जी होती है, कोई भी होता, वो उसी सेंटिमेंट्स के साथ मैनपुरी में वहां पे जाते। डिंपल जी हैं तो उसका अटैचमेंट लगाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक बात है। उमेश यादव, आजमगढ़ में और मैनपुरी में फर्क है। ठीक बात। उमेश यादव, वहां क्या जनाधार है आपका मैनपुरी में? खैर, चुनाव लड़ना देश में सबको, कहीं भी कोई लड़ सकता है, जाके ईरान से तुरान तक कहते हैं ना, कहीं भी लड़िए, कोई दिक्कत नहीं। अंडमान कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम भी लड़ने को स्वतंत्र हैं, आप भी हैं। लेकिन वहां क्या जनाधार है? ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव से जानबूझकर दुश्मनी निकाल रहे हैं आपके नेता। बोलिए उमेश यादव, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। उमेश जी। जी, आपने कहा, नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या वहां सुभाषपा का क्या आधार, मैं जानना चाहता हूं। और ये भी एक चर्चा है कि अखिलेश यादव से नाराजगी के कारण वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं ताकि उनका प्रत्याशी बहुत सहजता से ना जीते। बोलिए। देखिए, हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस देश के संविधान ने की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सभी को चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र कर रखा है। और क्षमा सहित एक बात कहेंगे, जो अभी आपने पहली बात कही, इसमें आवाज फिर आपकी चली गई। नहीं है कि कश्मीर से कन्याकुमारी कोई भी लड़ सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कहीं भी लड़िए। बहुत सारे दल लड़ते हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश में आके, उनके अपने आइडियोलॉजी होती है, विचार होते हैं, लड़ते हैं, क्या दिक्कत उसमें? हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम चुनाव को चुनाव की तरह से लड़ने जा रहे हैं। पहली बात, ठीक है, हमारा पश्चिम में अभी उस तरह का जनाधार नहीं है, लेकिन लगातार जब सावधान रैली लेके हम निकले तो
उसी मैनपुरी की धरती पर 11 बजे तक की बारिश के नहीं, तब अखिलेश यादव आपके साथ थे कि आप अलग हो चुके थे? लोगों ने जब 11 बजे बारिश हुई और 3:30 बजे हमने उनको बुलाया, मैं भी वहां पर था 4 दिन लगातार। तो वास्तव में नेटवर्क गड़बड़ा रहा है लगातार, उमेश यादव की आवाज नहीं पहुंच रही दर्शकों तक। और वहां की जनता ने एक मूक संदेश हमें दे दिया कि आपको आना है, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। और जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव के परिणाम के बाद निश्चित जब हम चुनाव का परिणाम होगा, परिणाम ईश्वर के हाथ है, वहां के वोटर्स के हाथ है, जनता जनार्दन के हाथ है, लेकिन आप उस परिणाम पर परिचर्चा अवश्य करेंगे, ये हम आपसे वायदा करते हैं। ठीक बात है। राघवेंद्र सिंह राजू उसी इलाके से आते हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश को राघवेंद्र सिंह राजू बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और मुझे लगता है कि राजू जी घूमते ही रहते हैं उत्तर प्रदेश और देश भर में। मैनपुरी को लेकर, नेताजी की सीट को लेकर इतनी चर्चा, इसीलिए आप बहुत बाद में आपको मैं समय दे पाया, माफी के साथ में। क्या आप सोचते हैं सुभाषपा की भूमिका, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और नेताजी की जो अपनी सीट, वो विरासत डिंपल यादव को मिली है, क्या अग्नि परीक्षा है यादव परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए? राघवेंद्र सिंह राजू। दुर्गेंद्र जी, 26 वर्षों से मुलायम सिंह का कब्जा रहा मैनपुरी की सीट पर। इसके बाद जो हमने सब लोगों को सुना, एक बहुत बड़ी हमारे समाज में जो कमी है या समाज में होती है कि वहाँ यादव लैंड है। अब यादव लैंड को लेकर के अगर आप देखेंगे 1984 में बलराम सिंह यादव भी वहाँ जीते, फिर इसके बाद 89 और इसके बाद 91 में उदय प्रताप यादव भी सांसद रहे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी 1992 में बनी और 96 में जब मुलायम सिंह ने चुनाव लड़ा, तो सपा प्रमुख लगातार 96 से लेकर के आज तक कब्जा किए रहे। तो कहीं ना कहीं ये जाति समीकरण जो वहां पर था कि करीब 4,25,000 से अधिक मतदाता यादव है और करीब 3.5 लाख मतदाता वहां पर साक्य समाज का भी है, 2.5 से 3 लाख मतदाता क्षत्रिय भी है जो अहम भूमिका में है। इसके अलावा करीब 1,10,000 से 1,25,000 करीब ब्राह्मण मतदाता है, 70,000 करीब वैश्य मतदाता है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं की जो बहुत बड़ी कवायद की बात हो रही है, वहां पर मैं समझता हूं 70,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता नहीं है। जो सबसे बड़ी जीत का कारण हमेशा मुलायम सिंह परिवार का रहा, वो जसवंत नगर रहा है, और जसवंत नगर हमेशा से लोकसभा में ये जुड़ा रहा। इस बार जो नए समीकरण में कैसे कुरावली हट गया विधानसभा क्षेत्र में, जब इन सब चीजों को देखेंगे और जो मुलायम सिंह की बात कह रहे थे, तो मतलब मुलायम सिंह एक कद्दावर नेता रहे हैं और उनके परिवार और विरासत को बनाने में एक ये भी तरीका हो सकता है कि लोगों में, ठाकुरों में एक सहानुभूति पैदा की जाए कि नहीं साहब, डिंपल तो विष्ट हैं, अमर सिंह जी लाए थे, स्वर्गीय अमर सिंह जी अब हमारे बीच नहीं है। तो ये तमाम जो जाति समीकरण बैठाला जा रहा है, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि आजादी से लेकर के आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि एक रघुनाथ वर्मा भी वहां रहे हैं। शुरू में जब 1952 में चुनाव हुआ तो बादशाह गुप्ता वहां सांसद रहे हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं समीकरण बदलते रहे, लेकिन 26 वर्षों में अगर राजनीतिक दलों ने मुलायम सिंह की विरासत को नहीं हिला पाया, तो ये चुनाव बहुत, मैं समझता हूं जैसे आप कह रहे हैं कि अखिलेश ने अगर स्वयं आकर के मोर्चा वहां संभाला तो एक सहानुभूति होगी। हाँ, ये जरूर है कि एक बार उपदेश सिंह चौहान जब वहां लड़े थे चुनाव मुलायम सिंह के खिलाफ, जब मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री बने थे, वो चुनाव बहुत रोचक था और रोचक था, लेकिन अति उत्साह में, अति उसमें। तो अब ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के जाति समीकरण को लेकर के वहां प्रत्याशियों को चयन करती है। अभी आपने सुबह शाह का कहा, तो वो इटावा से ला करके मैनपुरी में प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। अभी तो राजनीतिक दलों के पास स्थानीय प्रत्याशी भी नहीं तय कर पा रहे हैं। वहां पर जब तक स्थानीय, आप दूसरे को कहते हैं, आप वंशवाद की बात कर रहे हैं, वंशवाद हर पार्टी में है, किस राजनीतिक पार्टी में नहीं है। हर जगह अपने बेटों को, बहुओं को बढ़ाने की बात है। तो ये जो सेगमेंट है, वो अब नई जो पीढ़ी है, 18 साल का जो मतदाता है, वो मैं समझता हूं आज के समय में ये देखना चाहता है कि हमारा किस लोगों के माध्यम से विकास होगा, यहाँ पर किस तरीके से विकास हो सकता है, यहाँ पर किस तरीके से हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो ये तमाम जो बड़े हैं, तो ये तो साफ रंग बदलने में नेता गिरगिट का भाव हम कहना नहीं चाहिए। तो ये तमाम जो गिरगिट की तरह
लोग बदलते रहते हैं, ये शब्द मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, न हमारे लोग अन्यथा लें, लेकिन मत करिए राघवेंद्र जी, मत करिए। गिरगिट भी बेचारा परेशान हो गया है उपमा देख कर। कुर्सी पाने और चोला का रंग बदलने का जो समीकरण है, अभी कौन कौन के क्या क्या दांव रहेंगे, और अगर परिवार इनका एक हो गया, जो मुझे लग रहा है कि आखिरी में ये सब एक हो ही जाते हैं, तो अगर परिवार एक हो गया तो बड़ा भारी। राघवेंद्र जी, शिवपाल जी बड़े तुनगे हुए हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। आज भी उन्नाव में कह रहे थे कि भाई 2-3-4 दिन में पता चल जाएगा, मैं बुला कर बता दूंगा। ये शिवपाल जी वास्तव में नाराज हैं, ये परिवार में ये सब करते रहते हैं बीच बीच में सब, जो बाकी लोगों के कील काटे ठीक करने के लिए। और सुभाषपा की क्या भूमिका है वहां पे, ये मैं जानना चाहता हूं बहुत कम शब्दों में। शिवपाल जी हमारे बड़े आदरणीय हैं, लेकिन मैंने ये देखा भाजपा ने उनको पूरा ये चाहा कि ठीक है, भाजपा से गठबंधन की बात भी उनसे चली जब प्रगतिशील पार्टी की थी। फिर जिस तरीके से उन्होंने समीकरण बनाए और बदले, मैं नहीं समझता हूं कि आज की परिस्थितियों में ये परिवार जो है वो टूटेगा। और मैं समझता हूं परिवार के कोई सदस्य को तोड़ करके भाजपा कोई बहुत बड़ा इसमें गुल नहीं खिला पाएगी। भाजपा को स्थानीय स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को, जैसे जयवीर सिंह को भी घिरोट से ला करके, आज जयवीर सिंह जी पर्यटन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भाजपा को विजय श्री दिलाई और वो आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं और फिरोजाबाद में भी कई पदों पर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि भाई जो दूसरे दल हैं समाजवादी पार्टी के अलावा, उनको प्रत्याशी वहां नहीं मिलते हैं, वो दूसरे जिलों से प्रत्याशी लाते हैं लड़ाने के लिए, ये कह रहे हैं आप? हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि स्थानीय प्रत्याशियों पर जोर देना चाहिए। और जैसी की चर्चा है कि क्षत्रियों का भी बड़ा मत है, इसके अलावा शाक्य मतदाता भी बड़ी संख्या में है, और ये ब्राह्मण और जो वैश्य समाज का वोट है, अगर ये जाति समीकरण को लड़ाई में लाना चाहते हैं और अगर केवल सहानुभूति को उस पर चलेंगे तो भाई एक बार भाजपा तो कहती है वो जातिवाद करते नहीं है, राघवेंद्र जी कैसे काम चलेगा? बिलाल साहब, भाजपा कहती है हम जाति राजनीति करते नहीं, और राघवेंद्र जी ने इतना जातियों का जंजाल बता दिया है कि मेरे ही दिमाग से बाउंस कर गया मसला। बताइए। मैं समझ रहा हूँ। देखिए दुर्गेन्द्र जी, वहां पर लोधी मतदाता भी बड़ा, रघुनाथ वर्मा भी वहां पर सांसद रहे हैं। राघवेंद्र जी, बिलाल साहब को ले लेते हैं चूंकि मंथन अंतिम सोपान पे है। बिलाल साहब बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मेरे से पूर्व प्रवक्ता काफी डिटेल में इस इशू पर बोले, आप इसको इस तरह से क्यों नहीं मान के चल रहे कि जरूरी है? ये कैसे मान के चल रहे हैं कि मुलायम परिवार में एका हो जाएगा? देखिए, शिवपाल यादव को अभी अंडरस्टिमेट मत कीजिए। हो सकता है कि शिवपाल यादव अपनी ही पार्टी से लड़ जाएं और भारतीय जनता पार्टी और बसपा से एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग हो जाए उनकी। भाई शिवपाल यादव क्यों दावेदार हो सकते? डिम्पल ही क्यों हो सकती है दावेदार? शिवपाल यादव को तो परसेप्शन में बड़ा दावेदार माना जाता है मुलायम सिंह के भाई के रूप में, और सिंपैथी है। तो अभी स्ट्रैटेजी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सही बात है। इमोशनैलिटी मुलायम सिंह के यादव के साथ है और उनका सम्मान भी किया जाता है उस क्षेत्र में। और ऊपर बज़ाहिर तौर पर कोई मुलायम सिंह के अगेंस्ट नहीं जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन स्ट्रैटेजी के तौर पर मैं एक फुल फ्लैज नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की। ठीक है बिलाल साहब, ये लास्ट कमेंट डॉक्टर कौशलकांत जी से ले लेते हैं। कौशल जी, क्या कोई यादव परिवार का चेहरा उतारने में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है क्या? उस पर अपर्णा यादव या शिवपाल यादव किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुछ उन पर विचार कर रही है? हालांकि बहुत गोपनीय होता आपका मसला। ये सवाल अपने आप में ऐसा है कि जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता और कोई नहीं बता सकता। ये संगठन का फैसला होता है। और चूंकि आपने मेरे को क्लोजिंग रिमार्क के लिए कहा है, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जब फिरोजाबाद से डिम्पल जी हारी थी तो 2012 में एक बार मुलायम सिंह जी से पूछा गया था, तो मुलायम सिंह जी ने खुद कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि डिम्पल जी कभी चुनाव लड़ें। और वो आज ये हालत हो गई है समाजवादी पार्टी की कि वो या तो परिवारवाद कहें या उनकी इंटरनल कमजोरी कहें या उनकी मजबूरी कहें, जो भी कुछ कह सकते हैं कहें, कि वो अपने गढ़ में भी सबसे स्ट्रांग नेता किसको पाती है? वो अपने परिवार में पाती है। इससे संगठन की कमजोरी झलकती है और इससे लोकतंत्र की बेबसी झलकती है। कौशल जी, शशांक जी मुझे लगता है चले गए, नहीं वो जवाब देते। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी, आपका, बिलाल साहब आपका, उमेश यादव जी आपका बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र सिंह राजू आपका भी बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। अब वक्त चलते चलते का
और चलते चलते में भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र। भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। इन दोनों यात्रा ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में लगातार युवा, बुजुर्ग सभी जैसे यात्रा के अन्य जो सोपान थे उनमें लगातार लोग जुड़ रहे थे, उसी तरह लोग राहुल गांधी का उत्साह बढ़ाते नजर आते हैं। दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं। मैं उनको बहुत बेहतरीन नेता मानता हूँ। संसद में बहुत अच्छी वक्ता भी हैं। वो लगातार ये कहा जा रहा था कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन शरद पवार की अचानक तबीयत खराब हो गई। उनकी रहनुमाई करने के लिए उनकी एक तरीके से शरद पवार के प्रतिनिधि के रूप में सुप्रिया सुले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं और इसी यात्रा में राहुल गांधी ने युवाओं को एक संदेश भी दिया है, डरो मत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। और दूसरी बात सुनो, अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ, इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ। देशभक्ति करनी है। देशभक्ति देश को बांटने से नहीं होती। एक तरफ झंडे को सलूट मारा, दूसरी तरफ एक भाई को दूसरी भाई से लड़ा दिया, ये देशभक्ति नहीं है, ये देश को कमजोर करने का काम है। नांदेड़, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत और नफरत को अपने दिल से मिटा दो और देश के लिए काम करो।